हेलो गाइस, मैं काल शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आई होप आप सब अच्छी होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप लोग आगे की तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं काफ़ी समय से बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवा रही थी, चाहे वो ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी की बात हो या फिर कौटिल्या जीएस। वो जिस तरह से प्रैक्टिस सेट चल रहा था वो चलते ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ बिहार पुलिस एनसीईआरटी जिस तरह से चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। आप लोग के बार बार कमेंट आ रहे थे कि मैम आप सामने आकर के पढ़ाई करवाओ हम लोग को, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग को स्ट्रैटेजी के इसके साथ साथ हिस्ट्री का मैं तैयारी करवाने वाली हूँ। आज मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाली हूँ बिहार दरोगा के बारे में, किस तरह से इसका प्रोसेस है, एग्जाम कैसे लिया जाता है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए ही मैं स्टार्टिंग करने वाली हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और इसे शेयर भी किया करें। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिहार दरोगा का जो सारा प्रोसेस है चयन करने का, उसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बिहार दरोगा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, अधिकतर लोग जानते होंगे, जो नए होंगे उनको मैं बताना चाहती हूँ। जो बिहार दरोगा का जो एग्जाम होता है, चयन प्रक्रिया जो होती है, यह 3 चरणों में होती है। पहला जो होता है यह प्री एग्जाम लिया जाता है, उसके बाद मेंस, उसके बाद फिजिकल। 3 चरणों में ही बिहार दरोगा में सिलेक्शन लिया जाता है। प्री की अगर बात की जाए तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 नंबर का। एक क्वेश्चन जो होता है यह 2 नंबर का होता है, टोटल 200 नंबर का एग्जाम लिया जाता है। अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद मेंस का एग्जाम लिया जाएगा। मेंस में भी 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर हिंदी का और दूसरा पेपर मेंस का होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हिंदी का जो क्वेश्चन होता है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसमें मेरिट लिस्ट नहीं बनता है। इसके नंबर को नहीं जोड़े जाते हैं। हिंदी की बात की जाए तो 100 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल नंबर 200 नंबर का होता है। बस इसे क्वालिफाई करना होता है। अब आता है पेपर नंबर 2, मेंस का पेपर नंबर 2, जो कि जैसे कि बीपीएससी में हैंड राइटिंग करना होता है, इसमें हैंड राइटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, बस टिक करना होता है। ध्यान देंगे यहाँ पे सभी में, चाहे प्री की बात हो या फिर मेंस की बात हो, दोनों जगह जो है इसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। 1/5 जो है 5 क्वेश्चन अगर गलत होता है तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग का काट लिया जाएगा, इसलिए ज्यादा वो हार्ड नहीं रखा गया है। निगेटिव मार्किंग जो है बिल्कुल कम रखा गया है। उसके बाद फिजिकल लिया जाता है, जिसमें रनिंग, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब लिया जाता है, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। ये तो रह गया पूरा प्रोसेस। अब उसके हम सिलेबस के जाने की आगे तैयारी करते हैं। सिलेबस क्या क्या है उसे हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये सारे टॉपिक से सारे सिलेबस से, मतलब कहें कि सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पर्यावरण हो, साइंस हो, और इसके साथ साथ करेंट अफेयर्स, ये सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग को प्री के एग्जाम की तैयारी करने के लिए और मेंस की तैयारी करने के लिए हम लोग अलग से कुछ नहीं करना होगा। प्री का अगर हम लोग तैयारी करेंगे, इसके साथ साथ मेंस का भी तैयारी हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, 100 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, इसमें करंट अफेयर्स की अधिकता ज्यादा होती है। 15 से 20 क्वेश्चन प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। हालांकि अगर मेंस की बात की जाए तो उसमें करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता है, उसके जगह पे 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से पूछे जाते हैं। हालांकि प्री की अगर बात की जाए तो प्री में भी 4-5 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा सिलेबस में है नहीं, लेकिन 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। वही बात की जाए मेंस का तो सारा सिलेबस वही रहता है, बस वहाँ करंट अफेयर्स 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही मेंस की बात की जाए तो करंट अफेयर्स की जगह यहाँ पे मैथ पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा 2-4 क्वेश्चन मेंस में भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ये तो चलिए हो गया इसका सिलेबस, बेसिकली सिलेबस। अब इसका हम लोग डीपली सिलेबस की बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से हम लोग तैयारी करेंगे, वो सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि लूसेंट का जो सब्जेक्टिव है उसे आप लोग देखा करें, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाया करें, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इस सभी का आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएं और उसका सब्जेक्टिव को पहले पढ़ाई कर लें, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक किया करें। मैं हिस्ट्री को करवाने का प्रयास करूंगी, इसके साथ साथ स्टैटिक जीके को मैं करवाने का प्रयास करूंगी। जैसे कि ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे जलप्रपात, दर्रा, घाटी, ये सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब को मैंने स्टैटिक जीके में रख दिया है। जैसे कि पदों का वरीयता क्रम, राष्ट्रपति का क्रम कौन सा होता है, प्रधानमंत्री का क्रम कौन सा होता है, वो सब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को देख लेते हैं, हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग जानते ही होंगे पाषाण काल, प्राचीन काल की बात अभी मैं कर रही हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री।
वहाँ हम लोग देखेंगे पाषाण काल को। उसके बाद पाषाण काल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि वहां से पुरास्थल जो प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, एक जगह जो है पूछा जाता है। पाषाण काल की बात हो गई। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता तो आप लोग डीपली से पढ़े होंगे, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ किसने खुदाई की, कब खुदाई हुई, किस नदी के किनारे है, क्या क्या खुदाई में मिले हैं, वो सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। उसके साथ साथ वैदिक काल। वैदिक काल में बहुत ज्यादा ही लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी है। वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत, रामायण, ये सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके अगर बात की जाए तो वेद से पूछा जाता है और उपनिषद से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं आप लोग को बोलूंगी कि वैदिक काल को आप लोग कंप्लीट कर लें। उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे महाजनपद में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, टोटल महाजनपद की संख्या है 16, जिसकी जानकारी हमें मिलती है बौद्ध साहित्य, अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में। 16 महाजनपद है, लेकिन 16 महाजनपदों को डिटेल में पढ़ना है नहीं। लेकिन अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग डीपली से पढ़ना स्टार्ट करें। अभी टाइम है, अभी वैकेंसी आई नहीं है, आने में अभी थोड़ा वक्त है। कब तक आता है कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी समय है, तो आप लोग डीपली से पढ़ा करें। अगर टाइम बहुत कम लगता है आप लोग को, तो खास करके महाजनपद की अगर बात की जाए तो मौर्य काल को कंप्लीट कर लें। मौर्य काल और एक जो वंश है हर्यक वंश। महाजनपद ने अगर बात किया मगध का, तो मगध का जो सबसे पहला वंश होता है ये हर्यक वंश होता है। और बहुत सारे वंश होते हैं। मगध पे टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया था। इसमें 2 वंशों को आप कंप्लीट कर लें। हर्यक वंश जो कि पहला वंश था, और उसके बाद मौर्य वंश। मौर्य वंश में खास करके चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लें। और अशोक के बारे में, अशोक के बारे में मैं कहूंगी कि आप लोग डिग्री से पढ़ा करें, क्योंकि मौर्य काल में जो पूछा जाता है ये अशोक से ही रिलेटेड पूछा जाता है। चाहे वो अभिलेख हो, शिलालेख हो, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हो गई हर्यक वंश और मौर्य वंश के बारे में। अगर हम लोग महाजनपद को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे गुप्त वंश। पूरा सिलेबस में बताऊंगी कौन कौन सा टॉपिक है, वो सारे का सारा मैं कंप्लीट करवाऊंगी। गुप्त वंश देख लीजिएगा, क्योंकि गुप्त वंश से क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे वो श्रीगुप्त की बात हो, चंद्रगुप्त प्रथम की बात हो और चंद्रगुप्त द्वितीय, इसके साथ साथ समुद्र गुप्त से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे कंप्लीट कर ले। उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म ऐसा टॉपिक है जो कि बिहार का जो एग्जाम होता है उस पर अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म से अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो वो एग्जाम भी अधूरा है। इसलिए आप लोग बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लें और जैन धर्म को। इसके बाद अब बात आती है विदेशी यात्री, और इसके बाद हम एंट्री करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास। दक्षिण भारत के इतिहास की बात किया तो खास करके राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश और मोस्ट इंपॉर्टेंट चोल वंश। चोल वंश के बारे में तो जानते होंगे, 2 चरणों में इनका शासन काल रहा है। तो जो दूसरा जो चरण आता है चोल काल, एक तो होता है संगम काल, जिसमें 3 वंशों के बारे में पढ़ना होता है, चेर वंश, पांड वंश और चोल वंश। लेकिन जो दूसरा काल आता है 9वीं 10वीं शताब्दी, 8वीं 9वीं शताब्दी में, उस चोल काल में राजराज प्रथम के बारे में पढ़ना होता है और राजेंद्र प्रथम के बारे में पढ़ना होता है। तो हम लोग चोल वंश को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चोल वंश से खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है। कुतोतुंग प्रथम के बारे में, प्रांतक प्रथम के बारे में पूछा जाता है, इसलिए चोल वंश को कंप्लीट कर ले। और लास्ट जो आता है एंशिएंट हिस्ट्री का, वो आता है वर्धन वंश। वर्धन वंश जिसे कुशभूति वंश कहा जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर्षवर्धन के बारे में। आप लोग जानते होंगे हर्षवर्धन के बारे में, जिनकी प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी। थानेश्वर कहाँ है तो हरियाणा में है। फिर बाद में इन राजधानी कहाँ बनाते हैं तो कन्नौज को बाद में राजधानी बनाई जाती है, क्योंकि इनकी राजश्री का वहाँ विवाह होता है, और फिर वहीं कन्नौज को फिर इन्होंने राजधानी बनाया था। हर्षवर्धन के समय में हेन स्वांग आया था, इसके बारे में डिटेल जान लीजिएगा, क्योंकि हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, और खास करके हेन स्वांग के बारे में। अब हम लोग एंट्री करेंगे मध्यकालीन भारत। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा दूंगी, आप लोग अभी गौर करिएगा। मध्यकालीन भारत, मोहम्मद बिन कासिम को देखेंगे, क्योंकि पहला अरबी यात्री जो था 712 ईस्वी में, कहीं कहीं 711 दिया हुआ रहता है, तो मोहम्मद बिन कासिम आता है। उसके बाद गजनबी के बारे में जानेंगे। मोहम्मद गजनबी, जो कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले मोहम्मद गजनबी ने ही धारण किया था। टोटल इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, जो कि 1025 में जो आक्रमण था यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आक्रमण था। सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था, जो कि गुजरात में है। अगर बात की जाए मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, उसके बाद आती है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में तो जानते ही होंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछा, एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि भारत में मुस्लिम सत्ता का संस्थापक कौन था। गौर करिएगा, मुस्लिम सत्ता का संस्थापक कौन था तो वह था मोहम्मद गौरी, जबकि दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था इसी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी से तो क्वेश्चन पूछा जाता है तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, और पहली बार आक्रमण मोहम्मद गौरी कब किया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी करता है।
ये तीनों को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये ज़्यादा कोई डिटेल है नहीं, डीपली इसमें पढ़ने की जरूरत है नहीं, थोड़ा थोड़ा सा इसमें टॉपिक है। इसे कंप्लीट करने के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत में एंट्री करने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1206 ईस्वी में राजधानी बनाई जाती है लाहौर, और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है। इसके बाद इसका बेटा जो है आराम शाह शासक होता है, जो कि कुछ टाइम के लिए होता है। इसकी हत्या जो है इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद शासक किया जाता है, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह, इल्तुतमिश। यहाँ पे गौर करिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़िएगा, इल्तुतमिश, और थोड़ा सा पॉइंट आता है रजिया सुल्तान। 1236 से लेकर के 1240 तक शासन काल रहता है। वहां से एक दो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो रजिया सुल्तान ही थी। अब हम लोग चर्चा करेंगे बलबन। 3 शासक का चर्चा करेंगे गुलाम वंश में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में और बलबन के बारे में। अब हम लोग एंट्री करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। आप लोग जानते होंगे दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 वंशों ने शासन किया था। एक है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा जो है लोधी वंश। अगर बात की जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है कि सर्वाधिक शासन काल किसका रहता है, तो तुगलक वंश का ही रहता है। अब हम लोग तुगलक वंश में एंट्री करने वाले हैं। उसमें आप लोग गौर करिएगा, गयासुद्दीन तुगलक से क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2 यहाँ पे शासन है, शासक है, एक है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का तो आप मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। अगर तुगलक में क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिरोज शाह तुगलक से ही क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद सिकंदर लोदी के बारे में जानेंगे और इब्राहिम लोदी के बारे में जानेंगे। ये तो रहा हमारा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 से लेकर के 1526 तक यह शासन काल रहता है। 1526 जैसे ही समाप्त होता है, 1526 में ही बाबर ने आक्रमण करता है, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा जाता है और लोधी वंश को समाप्त करके मुगल वंश की नींव डाली जाती है। तो हम लोग मुगल काल में एंट्री करने वाले हैं। मुगल काल में खास करके बाबर को जानेंगे, हुमायूं के बारे में जानेंगे और मोस्ट यहाँ पे हो जाएगा अकबर। मुगल काल में अगर पूछा जाता है तो अकबर से पूछा जाता है, जहांगीर से 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, शाहजहां और औरंगजेब से क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग बाबर को कंप्लीट कर लीजिएगा, हुमायूं को कंप्लीट कर लीजिएगा, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, ये हो गया मुगल काल। उत्तर मुगल कालीन को भी ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ शासक हैं, फर्रुखसियन है, बहादुर शाह प्रथम है, ऐसे 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से बनता है। शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, ये सबसे एक आध क्वेश्चन बनता है, उसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। मध्यकाल में भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही, मैंने कई बार प्रैक्टिस शीट में करवाया भी है कि विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 ईस्वी में। टोटल विजयनगर, जैसा कि दिल्ली सल्तनत पे देखे कि 5 वंशों ने शासन किया था, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य पे टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। 4 वंश कौन कौन से थे? एक था संगम वंश थे, और दूसरा जो था यह सालू वंश, और तीसरा था तुलु वंश, क्रमबद्ध याद रखिएगा, और चौथा था अराविडु वंश। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश, ये 4 वंशों के द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल चलता है। जबकि सर्वाधिक जो शासनकाल रहता है यह संगम काल का ही रहता है। 1336 मोहम्मद बिन तुगलक, और किसके द्वारा? तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। उसके बाद 11 वर्ष के बाद ही, जैसे कि हम आपको बताएं, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली गई। उसके 11 वर्ष के बाद ही 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली गई थी हसन गंगू के द्वारा। अब हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। और कौन से यात्री भारत किसके शासन काल में आए थे? जैसा कि निकोले डी कांटी इटली का यात्री था, देवराय प्रथम के समय में आया था। अच्युत देवराय जो कि नूनिज के दरबार में आया था। डोमिंगो पायस बारबोसा यह पुर्तगाली था, यह आया था कृष्ण देवराय के समय। ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कृष्ण देवराय से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग लास्ट चलेंगे मध्यकालीन में। आंदोलन, 2 आंदोलन होते हैं, एक सूफी आंदोलन और एक होता है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से जैसे नक्शबंदिया संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति 2 भागों में बांटा गया है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अद्वैतवाद का मत किसने दिया था, द्वैतवाद का मत किसने दिया था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसे कंप्लीट करेंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की ओर। बात की हमने एंशिएंट हिस्ट्री का, मिडिएवल हिस्ट्री का, और अब हम लोग आ गए मॉडर्न हिस्ट्री में। थोड़ा सा ये लंबा डिटेल, मतलब कि डिटेल में हिस्ट्री रहता है, लेकिन अगर इसे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाए तो हिस्ट्री बहुत ही ईजी है। मुझे भी बहुत हार्ड लगता था, मैं भी शुरू से ही साइंस से मैं क्लास की हूँ, मैंने हिस्ट्री को कभी छुआ तक नहीं था, मुझे तो डर लगता था कैसे इसका डेट याद रखा जाए। लेकिन अगर मैं इसे अच्छी तरह से पढ़ाई करूँ, हिस्ट्री को अच्छे से मैं क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई करूँ, तो ये ईजिली वे में याद हो सकता है। अब तो मुझे ईजी सबसे अच्छा लगता है, ईजी लगता है हिस्ट्री का ही सब्जेक्ट है।
अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा करिए हिस्ट्री तो बहुत ही इजी लगेगा। अब हम लोग चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की ओर। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। जैसे कि जानते होंगे पुर्तगाली सबसे पहले आया, उसके बाद डच और उसके बाद अंग्रेज आया था। इस तरह का कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था, कब इसकी स्थापना की गई, कहाँ आया था, ये सब के बारे में जान लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ब्रिटिशों ने कहाँ कहाँ किस तरह से विस्तार किया है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि बंगाल के बारे में जानेंगे, मैसूर के बारे में जानेंगे, अवध के बारे में जानेंगे, मराठा के बारे में जानेंगे और पंजाब के बारे में। बंगाल के बारे में तो जानते ही होंगे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था। यहाँ के कौन कौन से नवाब हुए इसके साथ साथ इसको लेकर के चलेंगे। और मैसूर का तो जानते होंगे, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, मराठा, अवध, पंजाब, ये सब के बारे में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का किस तरह से विस्तार हुआ उसे देखने का प्रयास करेंगे। मैं करवाने का प्रयास करूंगी, आप लोग टेंशन ना लें। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग स्टैटिक्स जीके और मॉडर्न हिस्ट्री या फिर पूरा हिस्ट्री की बात की जाए मैं करवाने का प्रयास करूंगी। नहीं अगर करना चाहते तो आप लोग लूसेंट से कर सकते हैं या फिर कहीं और से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मेरा बोर्ड के साथ फर्स्ट वीडियो है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे ब्रिटिश शासक की जो थी, ब्रिटिश शासक की आर्थिक नीतियां भारत में क्या क्या रही, आर्थिक नीति उसे देखेंगे। सबसे पहले आर्थिक नीति की बात करें तो भू राजस्व को देखेंगे। भू राजस्व में इजारेदारी व्यवस्था, पंचशाला व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था को ही पंचशाला व्यवस्था कहा जाता है, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया गया। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त के बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लाई गई थी और महालवाड़ी व्यवस्था। भू राजस्व में इजारेदारी व्यवस्था, पंचशाला व्यवस्था, जिसे पंचशाला व्यवस्था कहते हैं, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे हम लोग ध्यान देंगे और इसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे रेलवे का विकास। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही रेलवे का विकास हुआ था 1853 ईस्वी में, बम्बई से थाने, सब तो जानते होंगे, फिर भी इसे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी टाइम है हमारे पास। बैंकिंग व्यवस्था, किस तरह से बैंकिंग का विस्तार किया गया, सिविल सेवाओं का विकास, शिक्षा नीति, प्रेस का विकास। प्रेस से तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, इसलिए प्रेस के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके बाद सामाजिक सुधार आंदोलन। सामाजिक सुधार आंदोलन में नाम आता है राजा राम मोहन राय का, दयानंद सरस्वती का, स्वामी विवेकानंद का, राधा कांत देव का, ये सब का नाम आता है। सामाजिक सुधार आंदोलन में इन्हें पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जनजातीय आंदोलन में संथाल विद्रोह, कुका आंदोलन, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे देख लीजिएगा। किसान आंदोलन भी हम लोग देखेंगे। स्वामी सहजानंद का नाम बहुत ही ज्यादा आता है किसान आंदोलन में, और भी बहुत सारे नाम आएंगे, उसे देखने का प्रयास करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बिना तो मॉडर्न हिस्ट्री ही अधूरा है। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, किसके द्वारा दबाया गया था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और किसने क्या कहा था, कथन स्टेटमेंट दिया था, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही तीनों से क्वेश्चन बनता है। नेतृत्व किसने किया था, दबाया किसके द्वारा किया गया, और किसने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, ध्यान दीजिएगा। अब 1857 के बाद हम चलेंगे गवर्नर जनरल या फिर वायसराय का कार्यकाल और कार्यनीति। कार्यकाल पे भी गौर करिएगा और इनका कार्यनीति क्या रहा है उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था। यह अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था और इसकी विशेषता क्या है। विशेषता की बात कीजिए, जैसे कि 1907 का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में हुआ था, जिसमें जो है कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल, ये विशेषता हो गया। वही बात की जाए 1916 लखनऊ अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस जो है यह मिल गई थी और मुस्लिम लीग भी एक हो गए थे, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए थे। और एक विशेषता पूछा जाता है, जन गण मन कब गाया गया, वंदे मातरम कब गाया गया, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये विशेषता हो गई, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, इसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग पता होगा 1885 28 दिसंबर 1885 लॉर्ड डफरिन के समय एवं होम के द्वारा प्रथम मेजर डब्ल्यू बनर्जी और कहाँ हुआ था स्थापना, तो यह हुआ था बम्बई में। होना कहाँ था, तो पुणे में होना था, प्लेग हो जाने के कारण कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था। इसका डिटेल में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रांतिकारी संगठन जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक, अभिनव भारत, ये सब जो क्रांतिकारी संगठन थे, गदर पार्टी, इसे भी हम लोग जाने का प्रयास करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है गांधी काल। गांधी काल में भी हम लोग रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हम लोग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब देखने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी अपना जहां से हो वहां से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि मेरा ही वीडियो देखा करें, ये सिलेबस में आप लोग को बता रही हूँ कि अगर आप लोग बिहार दरबार की तैयारी करना चाहते हैं ये सब तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक एवं पत्रिकाएं। पुस्तक का नाम पूछा जाता है या फिर पूछ दिया जाएगा पत्रिकाएं और उसके
लेखक कौन है या फिर संपादक कौन है, वहाँ से क्वेश्चन। ये तो हो गया हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री इतना सारा लंबा सा टॉपिक है, इसे अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर। एक बार लास्ट में मैं रिवीजन करवा दूंगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी को आप देख लीजिए। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में सौरमंडल को देखिएगा, पृथ्वी की गतियां, और उसके बाद ग्लोब। ग्लोब में अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पर स्थित देश है। इसे मैं स्टैटिक जीके में डाली हूँ, मैं स्टैटिक जीके में इसे करवाने का प्रयास करूंगी। ये तो याद ही रखिएगा, चाहे बीपीएससी हो या फिर बिहार दरोगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा पर स्थित देश है। मैं तो आप लोगों को बोलूंगी कि वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगर वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप को कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप खान सर का वीडियो देख सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे ढंग से बताए हैं। उनका जो अगर फ्री में लेना चाहते हैं क्लास तो यूट्यूब पे भी उनका ढेरों सारा वीडियो पड़ा रहता है, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। अगर लेना चाहते हैं क्लास तो उनका ले सकते हैं, अच्छे से बताया हुआ है। तो काफ़ी है बिहार दरोगा या फिर बीपीएससी के लिए। बिहार दरोगा और बीपीएससी का जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सेम ही होता है, ज़्यादा कोई ये नहीं है कि अलग होता है, दोनों का सेम होता है। उसके बाद चट्टान, मरुस्थल, ज्वालामुखी, घास का मैदान, जलधारा और झील को देखेंगे। बात हो रही है वर्ल्ड ज्योग्राफी की। उसके बाद वायुमंडल, प्रमुख नदियाँ, विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं उसे देखेंगे। स्थित देश, नदियों के किनारे कौन कौन से स्थित देश है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं, उसे भी देखने का प्रयास करेंगे। देश की राजधानी, मुद्रा, देश की राजधानी याद रखिएगा। मुद्रा तक खास नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। मुद्रा मैं तो करवाऊंगी ही। और खास करके संसद का नाम, देश के संसद का नाम पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे भी संसद का नाम मैंने रख दिया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक छूट गया है, आप लोग बताइएगा, जहां से भी एक टॉपिक छूट जाता है वहां आप लोग कमेंट करिएगा। एक अभी मुझे याद आया, नस्ल। नस्ल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भेड़, बकरी, बैल, ये सब का नस्ल पूछा जाता है। मुर्गी, मुर्गा, ये सब जो भी है ये नस्ल पूछा जाता है, इसे नस्ल पे भी हम लोग ध्यान देंगे। और उसके बाद प्रमुख खनिज, खाद्यान्न उत्पादन देश, जैसे कि कहवा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, केसर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उसे भी देखने का प्रयास करें। और अब हम लोग चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी की ओर, मतलब अपने भारत की ओर चलते हैं। अपने भारत में हम लोग ज्योग्राफी में क्या क्या देखने वाले हैं, चलिए उसे भी देखते हैं। आखिर भारत से कहां से ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात हो रही है पहला, भारत की भू आकृति संरचना। ये जो होती है ये मैप से क्वेश्चन होती है, और ये आप लोग को मैं आप लोग बार कर रही हूँ, आप लोग मैप को कंप्लीट कर लीजिए। मैप से आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन डील हो सकता है, जैसे कि तटीय सीमा, पड़ोसी देश, ये सब की जानकारी हमें भू आकृति संरचना से ही मिल सकती है। इसके बाद पड़ोसी देशों का भी ध्यान रखा करें। और फिर पर्वत, पठार, झील, दर्रा, घाटी, चट्टान। देखिए पर्वत, पठार और पर्वतों की सबसे ऊंची जो चोटी है वो भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि चोटी से पूछा जाता है, दर्रा से पूछा जाता है, घाटी से पूछा जाता है और चट्टान से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं नदियां। नदियां से रिलेटेड तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि नदियां का उद्गम कहाँ से हुआ, इसका मुहाना कहाँ बनता है, इसकी सहायक नदियां कौन कौन से हैं, इस नदी के किनारे कौन कौन से नगर स्थित हैं, जैसे कि गोमती नदी के किनारे कौन सा नगर है, मुस्सी नदी के किनारे कौन कौन सा नगर है, या फिर गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा नगर है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा नगर कौन सा है, इसलिए उसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद नदियों पे ही बना होता है बांध परियोजना है, उसे भी ध्यान रखने का प्रयास करें। और आगे हम लोग चलते हैं। नदियों से क्वेश्चन होता है उद्गम, मुहाना, सहायक नदी, उसके किनारे स्थित नगर और बांध परियोजना, बांध या परियोजना। और अब बात करते हैं खनिज। खनिज से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पता ही होगा लोहा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। एल्युमिनियम का, सोना का, ये सब का आता है क्वेश्चन खनिज से रिलेटेड, उसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। कृषि से संबंधित मिट्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है भारत में सर्वाधिक है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, खादर और बांगर। उसके बाद लाल मिट्टी है। जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, यहाँ की वन के बारे में जानेंगे। और अब हम लोग चलते हैं पर्यावरण की ओर। हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट कर लिया, साथ साथ हिस्ट्री को भी कंप्लीट कर लिया। पर्यावरण जो थोड़ा मिला जुला होता है, ज्योग्राफी का ही रूप, पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि पारिस्थितिकी तंत्र, प्रदूषण, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट वीवीआई, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, रामसर साइट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, 1971 में ईरान में कन्वेंशन हुए थे। और फिर पर्यावरण संरक्षण,
इकोनॉमिक्स की बात की जाए, अब इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले कथन तो याद रखेंगे, स्टेटमेंट को ध्यान रखेंगे। बहुत सारे लोगों ने स्टेटमेंट क्या क्या दिया है, मैंने एक बुक से करवाया भी था, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो न्यू बुक आया था फिलहाल में ही कुछ टाइम पहले, मैंने इकोनॉमिक्स उसमें करवाया था, क्या क्या स्टेटमेंट किसने क्या दिया है उसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद मुद्रा, बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बजट, जो कि बजट जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बजट को ध्यान रखेंगे। लोक राजस्व, टैक्स, और उसके बाद टैक्स में खास करके जीएसटी, और जीएसटी के बाद हम लोग देख लेंगे बैंक है। बैंकों का बैंक जो है आरबीआई को कहा जाता है, और आरबीआई पे हम लोग गौर करने का प्रयास करेंगे। ये रहा सिलेबस हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर्यावरण और इकोनॉमिक्स का। अब हम लोग सिलेबस देखने वाले हैं पॉलिटी और इसके बाद साइंस, ये दोनों का कंप्लीट मैं करवा दूंगी। इसे भी मिटाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से मुझे लिखना होगा और फिर से मुझे वीडियो बनाना होगा। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा बताने का तरीका आप लोग को कैसा लगा। एक बार फिर से मैं इसे रिवीजन करवा देती हूँ, गौर करिएगा। प्राचीन काल में बात हो जाए, बिल्कुल फास्ट तरीके से करवाऊंगी। प्राचीन काल में बात की जाए तो पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद, हर्यक वंश, जिसमें मौर्य वंश को देखेंगे, और उसके बाद गुप्त वंश, और उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, विदेशी यात्री, दक्षिण भारत की इतिहास, सातवाहन, राजपूत और चोल वंश। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है चोल वंश। चोल वंश के बाद वर्धन वंश, जिसमें हर्षवर्धन को जानिएगा। मध्यकालीन भारत में देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम, गजनबी, गौरी। दिल्ली सल्तनत की बात हो जाए तो ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अब हम लोग चलते हैं मुगल काल। मुगल काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सबको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं मध्यकालीन भारत में ही दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत में देखिएगा विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, जिसमें विजयनगर की बात की तो संगम वंश को ध्यान रखिएगा। कृष्णदेव राय को आप लोग ध्यान रखिएगा। आंदोलन देख लीजिएगा, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। अब हम लोग एंट्री करते हैं आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, बंगाल, मैसूर, अवध, मराठा, पंजाब में किस तरह से ब्रिटिश का विस्तार किया गया उसे आप लोग देखने का प्रयास करें। आर्थिक नीतियां में देख लीजिएगा, भू राजस्व में आ जाएगा इजारादारी व्यवस्था या फिर पंचशाला व्यवस्था, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी। उसके बाद रेलवे का विकास, रेलवे का विकास के बाद बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था के बाद सिविल सेवाओं का विकास, शिक्षा नीति, प्रेस का विकास, सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसमें जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन को भी देख लीजिएगा। 1857 की क्रांति, उसके बाद गवर्नर जनरल या फिर वायसराय का कार्यकाल या कार्यनीति, कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष और विशेषता, और उसके बाद की जाए क्रांतिकारी संगठन, महात्मा गांधी का काल, पुस्तक और पत्रिकाएं। ये रही हमारा हिस्ट्री का सिलेबस। अब रहे वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ब्रह्मांड, सौरमंडल, पृथ्वी, ग्लोब में अक्षांश, देशांतर, कर्क, मकर और विषुवत रेखा पे स्थित देश। उसके बाद चट्टान, मरुस्थल, ज्वालामुखी, घास का मैदान, जलधारा, झील, वायुमंडल, प्रमुख नदियां, स्थित देश, देश की राजधानी, मुद्रा और संसद का नाम। नेक्स्ट है नस्ल, नस्ल को भी ध्यान रखेंगे। प्रमुख खनिज, खाद्यान्न उत्पादन देश। अब हम चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो भारत की भू आकृति संरचना, पर्वत, पठार, झील, नदियां का उद्गम, मुहाना, सहायक नदी, और इसके कौन से नदी के किस नदी के किनारे कौन से नगर स्थित है, बांध या परियोजना, खनिज या कृषि, मिट्टी, जलवायु और वन, और पर्यावरण, तंत्र, प्रदूषण, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, पर्यावरण संरक्षण, रामसर साइट। इकोनॉमिक्स की बात किया तो कथन, मुद्रा, बेरोजगारी, बजट, लोक राजस्व, टैक्स और बैंक। ये तो रही आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, करंट अफेयर के लिए 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने करंट अफेयर्स का सिलेबस में नहीं ऐड किया है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, बिहार से रिलेटेड भूगोल पूछा जाता है और बिहार से रिलेटेड इतिहास से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार से ज्योग्राफी, बिहार से हिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड रहता है। आप लोग बिहार को भी लेकर के चले, 5-6 क्वेश्चन जो है बिहार से भी पूछा जाता है। ऐसे भी बिहार वासियों को तो बिहार के बारे में बेसिक नॉलेज होता ही है, फिर भी एक बार उसे आप एक बार नजर से देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार और भी बता देती हूँ, मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी बताया, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं बताया। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आखिर क्वेश्चन कहाँ से आता है तो जर्मनी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जर्मनी के एकीकरण, फ्रांसीसी क्रांति, इटली का एकीकरण, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति से। इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया भी है, प्लेलिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही, क्योंकि मेरे लिस्ट में एक नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे देखते हैं पॉलिटी और साइंस को। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी और इसके साथ साथ साइंस के सिलेबस को। हमने अभी देखा था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पर्यावरण और इकोनॉमिक्स को। अब हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी और एक रह गया है साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है।
हालांकि सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरह से बिहार दरोगा में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सर्वाधिक क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो यह बायोलॉजी से पूछे जाते हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉलिटी को देखते हैं। पॉलिटी का टॉपिक क्या रहने वाला है। सबसे पहले हमने बताया महत्वपूर्ण अधिनियम। महत्वपूर्ण अधिनियम में बात की जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813 का अधिनियम, जिसके द्वारा ही 1813 के अधिनियम के द्वारा शिक्षा पर बजट पास किया गया था, एक अधिकार दिया गया था, 1833 का अधिनियम, और उसके बाद 1858 का अधिनियम। 1858 के अधिनियम के द्वारा ही जानते होंगे भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद लाया गया था। और 1858 के देखने के बाद 1861 को देख लीजिएगा। 1861 के बाद 1892 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम के द्वारा ही बजट पास किया गया था। बजट पास किया गया था, लेकिन बोलने का अधिकार दिया गया था, लेकिन पूरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इस तरह से आप अधिनियम को तैयार रखिएगा। 1713 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, 1833, 1858, 1861, 1861 के अधिनियम के दौरान पोर्टफोलियो विभागीय प्रणाली को मान्यता दिया गया था। हालांकि इसकी स्थापना किया गया था 1859 में, लेकिन इसे मान्यता दिया गया था 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय। नेक्स्ट है 1892 का अधिनियम। फिर उसके बाद 1909 का अधिनियम, मोस्ट इंपोर्टेंट सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की जो नींव डाली गई थी 1909 के अधिनियम के दौरान डाली गई थी। और उसके बाद देखेंगे 1919 का अधिनियम, निर्वाचन प्रणाली जो स्टार्ट की गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा ही महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार दिया गया था। इसके साथ साथ सिख ईसाइयों का भी अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन दी गई थी। 1919 के अधिनियम के तहत ही प्रांत में जय शासन लागू किया गया था। 1919 का जो अधिनियम है यह लागू कब हुआ था, तो 1921 में लागू हुआ था। इसी अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ये सब डिटेल आप लोग जानिएगा, ये सब प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखते होंगे। हालांकि मैं जो भी सिलेबस आप लोग के लिए लाई हूँ, तो वो मैं लाई हूँ ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट है या फिर कौटिल्या जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है, मैं इन दोनों प्रैक्टिस सेट को बेड में पूरा फैला दी थी और एक एक क्वेश्चन को मैंने देखने का प्रयास किया था आखिर ये क्वेश्चन आया कहाँ से, और उस तरह से मैं आप लोग को सिलेबस निकाल करके लाई हूँ। कुछ भी अलग से नहीं है, सारा जो है जो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं वही से मैं निकाल करके लाई हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1919 का अधिनियम हो गया। उसके बाद 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही प्रांतों का द्वैध शासन को समाप्त किया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा ही क्या किया गया था, तो भारत से म्यांमार है जो अलग हुआ था। 1935 का अधिनियम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारे संविधान में बहुत कुछ दिए गए थे। उसके बाद आप लोग प्रस्तावना को याद रखने का प्रयास करिएगा। प्रस्तावना और उद्देशिका, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इस तरह से जो प्रस्तावना है आपने याद किया होगा 6 क्लास में, 7 क्लास में जब हम लोग भी स्कूल जाया करते थे तो प्रस्तावना को पढ़ा करते थे। उसी टाइम से हम लोग को प्रस्तावना याद है। आप लोग भी प्रस्तावना को 2-3 बार रट्टा मारने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रस्तावना से बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने प्रकार के अधिकार है ये सब पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोग बार-बार बोलती हूँ। प्रैक्टिस सेट में भी मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना और उद्देशिका या फिर उद्देशिका तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद बात हो रही है महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में अब एक ट्रेंडिंग चल गया है क्वेश्चन पूछने का, 1 से 100 तक या फिर 150, 200 तक अनुच्छेद हालांकि सभी को याद होते हैं, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है या 200 से ऊपर के अनुच्छेद को पूछा जाता है, तो मैं आप लोग को कहूंगी कि आप लोग 200 से ऊपर का जो अनुच्छेद है उसे आप लोग याद करने का प्रयास करें। हालांकि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी जो होता है, मौलिक कर्तव्य, सभी को याद होते हैं। संघ के बारे में सभी को याद होते हैं, राज्य के बारे में। तो मैं आप लोग से अनुरोध करूंगी कि आप लोग ऊपर का अनुच्छेद को याद करने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 के 1, भाग 5, इस तरह से जो भी भाग है वो सारे उसके अनुच्छेद है, उससे आप लोग देखने का प्रयास करें। और यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, संसद में बात किया तो लोकसभा, राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बात और भी मैं कहना चाहूंगी, मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य जो है कितने हैं, मौलिक कर्तव्य की संख्या है टोटल 11, लेकिन मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण समिति के अनुशंसा पर। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान है, 11 मौलिक कर्तव्य को आप लोग ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन फंसाने की संभावना रहती है। मौलिक कर्तव्य की बात हो गई। मौलिक अधिकार तो याद होगा ही, नागरिकता के बारे में तो याद होगा ही। नागरिकता भाग 2 में इसकी चर्चा है, 5 से लेकर के 11 तक इसका वर्णन मिलता है। मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक इसकी चर्चा मिलता है। वही मौलिक कर्तव्य भाग 4 के ए में है, अनुच्छेद 51 के ए में है। वही डीपीएसपी भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और 36 से लेकर के 51 तक डीपीएसपी के बारे में चर्चा मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को याद रखेंगे ही। उसके बाद
सर्वोच्च न्यायालय, महान्यायवादी। महान्यायवादी को ध्यान रखेंगे, महान्यायवादी की जो चर्चा आर्टिकल 76 में है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय को ध्यान रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन बनता है, तो वहां से आप लोग इसे याद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद। आप लोगों को पता ही होगा विधान परिषद जो है कुल 6 राज्यों में है। उत्तरी होंगे कि विधान परिषद जो है या 6 राज्यों में है। कौन कौन सा है? उत्तरी भारत की बात करिए तो उत्तरी भारत में तो 2 राज्य है, एक है उत्तर प्रदेश और एक बिहार। अब हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत में, तो 4 राज्य है, एक है आंध्र प्रदेश, उसी से अलग हुआ है तेलंगाना, महाराष्ट्र और एक कर्नाटक। ये 6 राज्यों का नाम याद रखिएगा। विधान परिषद जो है 6 राज्यों में ही लागू है। कौन कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश और नीचे अगर बात किया तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। इसे आप लोग ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, केंद्र राज्य संबंध को देख लीजिएगा आप लोग। केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज और निर्वाचन आयोग। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ये सभी करवाने का प्रयास करूंगी। पॉलिटी, ज्योग्राफी, क्योंकि ये करवाना ही एक नहीं होता है, मुझे भी पढ़ना होता है। बिना पढ़े हुए तो मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी और उसके बाद ही आप लोग को पढ़ाना होगा। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इसे तैयारी करें। केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, निर्वाचन आयोग, उसके बाद आपात उपबंध 352, 356, 360 जो आपातकाल जो लगती है उसे आप लोग ध्यान रखेंगे। संविधान संशोधन के प्रक्रिया, कब कब संविधान संशोधन हुए हैं, क्या क्या चेंजिंग किए गए हैं, उसे आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आखिर लिया गया है कहाँ से? तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद संविधान का स्रोत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान का स्रोत, जैसे कि पूछा जाता है नागरिकता कहाँ से ली गई है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, संवृत्ति सूची कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, राज्यपाल का पद कहाँ से लाया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से लगाया जाता है, ये सब कहाँ से लिया गया। ये स्रोत है जो कि कई देशों से हमारे संविधान में इसे शामिल किया गया है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगी संविधान का स्रोत याद रखेंगे। महत्वपूर्ण समितियां को याद रखेंगे, जैसे कि रंगराजन समिति, ये सब नाम सुने होंगे। समिति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कि हालांकि मैं इसे करवाई भी हूँ प्रैक्टिस सेट में, आप लोग जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद स्टेटमेंट भी ध्यान रखेंगे, संविधान से रिलेटेड किसने क्या कहा है उसे आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, उसी तरह से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो वह स्टेटमेंट याद रखेंगे। ये तो हो गया पॉलिटी की बात। अब हम लोग चलते हैं साइंस की ओर। साइंस की बात किया तो फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स में प्रकाश और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश और नेत्र। ध्वनि से, साउंड से पूछा जाता है। मात्रक से पूछा जाता है, उसकी विमम भी पूछी जाती है। आप लोग जानते हो कि मूल मात्रा की जो संख्या या 7 है, उष्मा, प्रक्षेप, गति, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, चुंबक और उपकरण कार्य। फिजिक्स में हमने क्या क्या बताया? तो प्रकाश, जो कि बहुत लंबा टॉपिक है, प्रकाश, नेत्र, ध्वनि, मात्रक, उष्मा, प्रक्षेप, गति, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण, दाब, श्यानता, पृष्ठ तनाव, चुंबक और उपकरण कार्य। ये हो गई फिजिक्स की बात। अब हम लोग चलते हैं केमिस्ट्री की ओर। केमिस्ट्री की बात किया तो पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ के वर्गीकरण से क्वेश्चन पूछा जाता है। परमाणु संरचना, रासायनिक बंध, मिश्रण या मिश्र धातु से क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्ल, क्षार, लवण, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अम्ल, क्षार, लवण। और धातु अयस्क, आवर्त सारणी, रासायनिक अभिक्रिया, रेडियो सक्रियता, गैस सिद्धांत, ईंधन, साबुन, प्लास्टिक, उर्वरक, कांच, रेसे, ये सब छोटे छोटे टॉपिक है। ईंधन हो गया, साबुन हो गया, प्लास्टिक हो गया, उर्वरक, कांच, रेसे, ये सब हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखने का प्रयास करें। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी में चलते हैं। बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर से, पाचन तंत्र से, कंकाल तंत्र, कोशिका, तंत्रिका तंत्र, ग्रंथि, विटामिन, रोग एवं कारक, रक्त, हार्मोन, पादप। और भी टॉपिक है मानव शरीर से रिलेटेड ही। रक्त हो जाता है, उत्सर्जन तंत्र हो जाता है, पेशीय तंत्र हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मानव शरीर में पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, कोशिका तो ध्यान ही रखना है, तंत्रिका तंत्र, ग्रंथि, हार्मोन, विटामिन, रोग एवं कारक, रक्त और पादप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रहा बिहार दरोगा का सिलेबस। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था बोर्ड के साथ, मैं सामने आ करके आप लोगों को इतना कुछ बताई। आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैंने बताने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। आई होप मैं इसी तरह से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँ, आगे भी इसी तरह से वीडियो आते रहे, स्ट्रैटेजी के और हिस्ट्री करवाने का प्रयास करूंगी। चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नए हैं तो एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को क्लिक करने और इसे शेयर भी किया करें। धन्यवाद। अगर कुछ त्रुटि रह गई है, कोई टॉपिक छूट भी गया होगा, तो आप लोग कमेंट करके बहुत ही प्यार से बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।